वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवानी। आज हम लोग सोशल साइंस क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, हमें रिसोर्सेस और उसके डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से रिसोर्सेस है, यानी कि कौन कौन से संसाधन हैं जो हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो हमारे नीड्स को फुलफ़िल करता है। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर इकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल या फिर कल्चर एक्सेप्टेबल, सब जो भी है वो सारे कहाँ से आए हैं? हमारे रिसोर्स वर्ल्ड से आए हैं। मतलब ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बिना हमारा जो लाइफ साइकिल है या सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ना एक रेशियो में, मतलब एक पिरामिड के हिसाब से चलता है। एक फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है जो है नेचर, दूसरा है टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। इन सब में हम ह्यूमन बींग्स क्या है, डिपेंडेंट है। अगर हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं होगा, हमारी जो इम्पॉर्टेंट नीड है वाटर, ऑक्सीजन, एयर, फूड एंड वेजिटेशंस, ये सारे अगर हमारे फुलफ़िल नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो हम अभी के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम बैठे बैठे यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ ये जो चैप्टर है जो आपको समझा रही हूँ वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी एक इंटरनेट के ज़रिए मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। और एक इंस्टीट्यूशन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक इंस्टीट्यूट के तरह फॉर्म करता है, क्योंकि अगर ये सब नहीं रहेगा, अगर ये सब एक्यूरेट नहीं रहेगा तो आज हम ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो मटेरियल जो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, रिसोर्स है, इन रिसोर्सेज को 3 तरीके ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब हमारे बनने के हिसाब से क्या है, तो 2 फैक्टर्स आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अगर ओरिजिन के बेसिस में रहेगा तो। दूसरा है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस में रहेगा तो रहेगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तीसरा हम बात करेंगे ऑन अ बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस में क्या क्या रहेगा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब 4th पॉइंट ये बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये कुछ क्या है, फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमारा जो रिसोर्सेस है उसको क्लासीफाई किया गया है। तो हम एबायोटिक, बायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब चीज़ों को आगे देखते हैं। अगर हम लोग रिसोर्स के टाइप देखेंगे तो बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक वो होता है जो लिविंग थिंग इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जो इन्वायरमेंट से ही बना हुआ होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, ये सब जो हैं वो बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं। दूसरा एबायोटिक रिसोर्सेस, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग जो हमारे इन्वायरमेंट का है वो पाया जाता है एबायोटिक रिसोर्सेस में, जो है जैसे कि जो है रॉक्स, माउंटेन, सॉइल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्सेस में अकाउंट होती है। दूसरा है ऑन अ बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, जो हमें नेचर से मिलता है और जिसको हम क्रिएट और कर सकते हैं, जैसे वाटर हो गया या फिर एयर, ये सब क्या रिन्यूएबल सोर्सेस है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो है फॉसिल फ्यूल, जिसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर एक बार वो ख़त्म हो गई तो ये वापस हम इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते, हम उसको वापस से नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉसिल फ्यूल जो है ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। थर्ड है हमारा ऑन अ बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है,
ओनरशिप के बेसिस में इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर हम लोग ओनरशिप के बेसिस में देखते हैं तो देयर आर अ रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल, एग्जाम्पल प्राइवेट प्लॉट्स, फार्म, हाउसेस, ये सब क्या है, हमारे खुद के हैं, मतलब एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइवेट हैं, ठीक है, जो हमारे हैं। और जो नॉन इंडिविजुअल हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल हो, वो सब जो ऐसे रिसोर्सेज है उसमें गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। हम उसको ऐसे ही अपने मतलब वो करके, या ये हमारा प्लॉट है करके हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। वही जो रेगुलेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे ओशंस, ये सब जो है, ओशन के जो वाटर है, इस पे किसी का कोई प्राइवेट कोई भी अधिकार नहीं है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ देखते हैं कि ऑन अ बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है ये देखते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग रीजन में मिलता है लेकिन वो जो है वो यूटिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। दिस रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच हैव बीन फाउंड इन रीजन बट हैड टू बी यूटिलाइज, मतलब वो मिलता तो है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होके मिलता है। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, जो ऐसा रिसोर्स होता है जो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं उसके क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के हिसाब से, तब वो हमें मिलता है, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से डेवलप जोन में रहता है तब वो रिसोर्स हमको मिलता है। थर्ड है स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा सोर्स है जो यूटिलाइज तो होता है, मतलब लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूटिलाइज होता है, मतलब उसको हम लोग टेक्नोलॉजी से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऐसा रहता है जिसको ह्यूमन बीइंग जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट रहता है, टेक्नोलॉजी से यूटिलाइज नहीं होता। एंड उसके बाद है रिजर्व्स। रिजर्व जस्ट लाइक अ स्टॉक बट दिस आर अ रिसोर्सेज विच कैन पुट टू यूज विद टेक्नोलॉजी दे हैव बीन यूज। मतलब रिजर्व भी ना स्टॉक का ही फॉर्म रहता है, लेकिन इसको हम लोग टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा रिसोर्सेज ऑन अ बेसिस ऑफ। जब डेवलपमेंट होने लगा रिसोर्सेज में, ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और ये हमारा फ्री गिफ्ट है नेचर का, ठीक है। जो रिसोर्सेज हमको मिले हैं वो नेचर की देन है, इसी की वजह से हम ह्यूमन बीइंग जो है लेकिन हम ह्यूमन बीइंग इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जाने या फिर अनजाने में, ठीक है। जैसे सबसे पहले डिप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रेड एंड फ्यू इंडिविजुअल। हम अपने लालच की वजह से ये जो सोर्सेज है उसको काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स which is turned divide into society into two segment have a north और rich और poor। यही जो sources है ये हमारे hand में, मतलब हमें हाथों में मिली हुई है, जिसको हम लोगों ने इस सोसाइटी ने दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है, रिच और पुअर। जो रिच है उसके पास इन सेगमेंट्स को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन जो पुअर है वो कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज से बैक बेंच दूर है। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है इनक्रिमिनेट exploitation of resources has led to be a global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation। जो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना रिसोर्सेज का, ये हमको ग्लोबल लेवल में भी बहुत ज़्यादा क्या है कॉसेस क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लैंड क्या है डिग्रेडेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लैंड
डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म बनाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये रिसोर्सेज को सही सलामत बचा के रखेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका यूज़ जो है काफ़ी सही ढंग से करें और सस्टेनेबिलिटी के साथ करें, कि हम उसको अगेन एंड अगेन रिसाइकल करके उन सब चीज़ों को प्यूरीफाई कर पाए। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, जो है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। ठीक है, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 में कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जून 1992 में लॉन्च हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट के तैयारी कर रहा है इन्वायरमेंट साइंस से, और जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ये सारे जो एक्ट हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो रियो डी जेनेरो और अर्थ समिट है ये 1992 में आया है, और इसमें 100 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब इसमें 100 जो हेड स्टेट थे उन्होंने रियो डी जेनेरो यानी कि जो ब्राज़ील में है वहाँ पे क्या हुआ, इनका फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। ठीक है, यानी कि एक मीटिंग हुआ है। इस समिट में कन्वेंस किया गया और एड्रेस किया गया जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से लेके और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ ग्लोबल लेवल। ठीक है, ग्लोबल लेवल में हमको डेवलपमेंट करना है और इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, हमको प्रोटेक्ट करना है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई और इस असेंबली के जो लीडर हैं उन्होंने साइन करवाया। ठीक है, उन्होंने क्या करवाया, साइन करवाया डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, द रियो कन्वेंशनल इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया। इसको रियो कन्वेंशन एक्ट भी बोलते हैं, रियो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है, इसको एजेंडा 21 भी बोला जाता है, रियो डी जेनेरो भी बोला जाता है और अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो इनका ये था कि हम एजेंडा 21 यानी कि हम अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21 सेंचुरी में। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ। तो मोस्ट पॉइंट ऑफ हाईलाइट यही था कि रियो डी जेनेरो यानी कि ये जो रियो डी जेनेरो है ये ब्राज़ील में हुआ। इसमें 100 स्टेट जो थे वो एक साथ मिले। कहाँ पे, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में मिले। ब्राज़ील में इन्होंने इंटरनेशनल अर्थ समिट में यह चर्चा किया जो प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, और मतलब ये कि इन्वायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें और सोशल लेवल और इकोनॉमिक लेवल में कैसे हम इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट को फोकस कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया जो था एजेंडा 21, जिसको इनको 21 सेंचुरी तक कंप्लीट करना था, अचीव करना था। अब देखते हैं एजेंडा 21। ठीक है, तो एजेंडा 21 जो है ये डिक्लेरेशन साइन हुआ वर्ल्ड लीडर के थ्रू 1992 में। इसमें कौन कौन से कॉन्फ्रेंस थे, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। किसने साइन करवाया डिक्लेरेशन में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में रखा गया था। इनका एम यही था कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें। ये एजेंडा जो है वो इन्वायरमेंट के डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड्स को शेयर करें मतलब इन्वायरमेंट जो को सेव करना, सस्टेनेबल रखना ना सिर्फ एक कंट्री या फिर ना सिर्फ एक लोग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है। हर एक कंट्री को
अपने अपने जो भी रिसोर्सेस है उसको सस्टेन करके फ्यूचर के लिए रखना चाहिए। यही मेन ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का, जिसको लोकल गवर्नमेंट ने ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये था एजेंडा 21। अब हम लोग देखते रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग जो है ना वो इजी प्रोसेस नहीं होता है, थोड़ा क्रूशियल प्रोसेस है। क्रूशियल बोलते हैं, काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अब इंडिया में देखते हैं हम लोग, मेन पॉइंट इंडिया में आता है। तो इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये जो सिस्टम है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, तो इंडिया हैज़ अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज हैं, सारे कंट्री में वो करती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका एक सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिसोर्स को यूटिलाइज़ करे अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको यूटिलाइज़ कर पाए। इसी के लिए जो इंडिया है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स फाउंड इन नेचर एज अ नेशनल रिसोर्स। ठीक है, लेकिन जो भी हमारे इंडिया में जो भी चीज़ पाई जाती है वो मोस्ट ऑफ द जो चीज़ है वो नेचुरली ही पाई जाती है, इसलिए उसको नेशनल रिसोर्स की तरह मतलब रखा जाए। और ये जो रिसोर्सेज है इनमें इन्वेंट्री दैट नीड वेरियस रीजन एस्टिमेट डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। अब हम लोग कंजर्वेशन देखते हैं रिसोर्सेज का। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए ना हम लोगों को इम्बैलेंस जो हमारा सिस्टम है या ओवर यूटिलाइजेशन जो हम रिसोर्स का कर रहे हैं उसको क्या है ना कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे इन्वायरमेंट के इकोनॉमिक और सोशल इशू जो है इसके लिए कुछ कंजर्वेशन रिसोर्सेज बनाए गए हैं जो इसको कंजर्व करेगा और सस्टेनेबल बनाएगा, ताकि हम ही अपने रिसोर्स प्लानिंग को प्रॉपर मैनेज कर पाएँ। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लैंड रिसोर्स क्या होता है? हम लोग जो है ना लैंड में रहते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग लैंड का यूज़ ना बहुत डिफरेंट तरीक़ों से भी करते हैं। इसलिए जो लैंड है ना वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब चीज़ों को क्या है हम लैंड जो है वो सपोर्ट करता है। लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, केयरफुल होके हमें मतलब जो है वो रिसोर्स प्लानिंग में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है बहुत वैराइटीज़ ऑफ माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, आइलैंड है। ठीक है, इंडिया ठीक है प्लेन सरफेस पाया जाता है लैंड का। माउंटेन जो है ये वाले माउंटेन जो हैं ये 30% है और प्लेटूस 27%। तो हमारे पास प्लेन जो सरफेस है वो 43% सरफेस है, 43% सरफेस है प्लेन, और 30% जो है वो माउंटेन एरियाज पाए जाते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया में। और प्लेटू जो है वो 27%, मतलब 27% ऑफ प्लेटू हमको देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, हम लोग का प्रॉपर एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। हम प्रॉपर जो है वो फॉरेस्ट को एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं गेजिंग का। जो गेजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम प्रॉपर जो है वो गेजिंग को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। प्लांटिंग का शेल्टर बेड प्लांट, मतलब शेल्टर बेड्स बना सकते हैं प्लांट्स के लिए। हम लोग ओवर ग्रीजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे एनिमल्स कर देते हैं। हम लोग स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं सैंड डस्ट बाय ग्रोइंग थ्रोरी ब्रशेस। और हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं जो भी वेस्ट लैंड है उसका, जो भी हमारा वेस्ट लैंड है उसको मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर। हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री का
ये सब चीज़ों को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी वेस्टेज पाया जाता है हमारी इंडस्ट्री के, जो डिस्चार्ज हो रहा है, प्रॉपर डिस्चार्ज, डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट वेस्ट, उसका हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो इससे हम लोग जो डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको बहुत ज़्यादा फॉर्म होने के लिए टाइम नहीं लगता। मतलब इसको फॉर्म होने के लिए एवरी सेंटीमीटर ऑफ सॉइल जो है वो मिलियन ऑफ द ईयर में फॉर्म नहीं होता है। इसका फॉर्मेशन जो है ना वो वेरियस फैक्टर में डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर है या फिर रनिंग वाटर के एक्शंस हैं, ग्लेशियर्स हैं, और जो एक्टिविटी है डिकम्पोजर्स का, पेरेंट रॉक, केमिकल, ऑर्गेनिक चेंजेस, ये हर चीज़ों का वजह से जो है सॉइल जो है वो बनता है। ठीक है, सॉइल के ऊपर डिफरेंट मतलब टेम्परेचर, रेनिंग वाटर के एक्शन, डिकम्पोजर्स, जो रॉक, केमिकल्स, ये सारे चेंजेस जो है ना वो सॉइल के रिसोर्सेज हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन देखूं सॉइल की, तो सॉइल को क्लासिफाइड किया गया है उसके थिकनेस की वजह से, उसके टेक्सचर की वजह से, और केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो उसमें सबसे पहले है एलाइवियल सॉइल। ठीक है, तो एलाइवियल सॉइल जो है ना वो नॉर्थ प्लेन में बनता है, नॉर्थ प्लेन में पाया जाता है, और ये मतलब कि हिमालयन रिवर और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो एरियाज़ है ना उसमें एलाइवियल सॉइल पाया जाता है। ये मेनली जो रहता है वो सैंड, स्लाइट और क्ले तीनों का मिक्सचर रहता है। ठीक है, इसमें सैंड में भी पाया जाता है, स्लाइट में भी पाया जाता है, और इसमें क्ले भी मिलता है। तो ये जो ओल्ड और न्यू जो एलुवियन जो सॉइल है उसको हम लोग कादर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओल्ड एलुवियन सॉइल है उसको भांगर एंड ओल्ड को, और न्यू को कादर कहा जाता है। इसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो रेड और येलो सॉइल जो है ना, ये ना मतलब रेनफॉल एरियाज में पाया जाता है, जो जहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होता है, जैसे लो रेनफॉल एरिया में पाया जाता है, और ये इग्नियस रहता है, मतलब ये रेडिश कलर का रहता है, और इसका जो कलर है ना वो चेंज होता है येलो, मतलब रेड से येलो, जब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इस जो रेड एंड येलो सॉइल है ना, इसका ये जो रेड सॉइल है उसका कलर येलो सॉइल मतलब येलो हो जाता है। तो ये है रेड एंड येलो सॉइल। उसके बाद सेकंड जो सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल। ठीक है, क्या सॉइल है? लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है वो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, और ये तब होता है जब इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल पाया जाता है सॉइल में, तो सॉइल जो है ना वो एसिडिक हो जाता है, और ये मोस्टली ना साउथर्न स्टेट मतलब महाराष्ट्र साइड काफ़ी ज़्यादा लेटेराइट सॉइल मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ग्रो करने के लिए टी एंड कॉफ़ी। जो लेटेराइट सॉइल होता है ना वो कॉफ़ी और टी के ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा है। अब उसके बाद थर्ड है एराइट सॉइल। एराइट सॉइल देखते हैं। एराइट सॉइल जो है ना ये सैंडी और सलाइन नेचर का होता है, मतलब थोड़ा सा रेतीला रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सलाइन नेचर का रहता है। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं रहता है। ठीक है, इसमें जो रहता है ना ह्यूमस, बहुत ज़्यादा ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं पाया जाता। और ये जो रहता है ना ये सॉइल रेड टू ब्राउन इन कलर रहता है, क्योंकि इसमें हाई कैल्शियम का कंपोजिशन होता है। जो भी हमारे पास एराइट सॉइल होता है ना, ये ना इसका कलर जो है वो अभी ये रेड कलर का रहता है, तो वो ब्राउन हो जाता है जब इसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम का कार्बोनेट बनने लग जाता है। तब काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट बनने लग जाता है तब
उसके बाद कौन सा सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल ना फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, और लूमी और स्लाइटली जहाँ पे है, मतलब अपर स्लोप में पाया जाता है, जो भी फॉरेस्ट के एरियाज होते हैं उसमें। और ये भी ना एसिडिक नेचर का रहता है, ये भी एसिडिक नेचर का रहता है फॉरेस्ट सॉइल, और बहुत कम ह्यूमस है, इसमें भी ह्यूमस कम रहता है, सेम टू सेम रेड एंड येलो सॉइल। अब हम लोग सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन देखते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन ना मतलब एक नेचुरल एक्टिविटी है, मतलब हम ह्यूमन के लिए, क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा सॉइल इरोजन होने लग गया तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम जो है क्रिएट करेगा। क्योंकि सॉइल इरोजन को अगर हम लोग को कंट्रोल करना है तो हमें सॉइल कंजर्वेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होगा तो मिट्टी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, तो प्रॉपर वेजिटेशन भी नहीं हो पाएगा इसके लिए। तो इसमें डिफरेंट वेज में बताया गया है सॉइल कंजर्वेशन का। तो पहला वे यही है कि कंट्रोल प्लगिंग इज़ वेयर कंट्रोल्स आर क्रिएटेड टू स्टॉप डायरेक्ट वाटर फ्लोइंग डाउन ऑन अ स्लोप में हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो स्टॉप करे, बिल्कुल भी जो डायरेक्ट वाटर जो भी आ रहा है वो फ्लो मत हो स्लोप्स में, ठीक है। सेकंड जो है वो है टेरेस फार्मिंग मेथड, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है और हेल्प करता है विथ सॉइल कंजर्वेशन। देखिए अब टेरेस फार्मिंग का मैंने फ़ोटो लगाया है, एंड कंट्रोल प्लगिंग का भी मैंने फ़ोटो लगाया है। अब देखते हैं स्ट्रीप फार्मिंग मेथड में ना स्ट्रीप ऑफ ग्रासेस को हम लोग ग्रो करेंगे बिटवीन क्रॉप टू मिनिमाइज इरोजन। मतलब ये भी स्ट्रीप फार्मिंग मेथड भी जो रहता है वो भी ग्रासेस जो हैं उसको ग्रो करने नहीं देते, जो ग्रास है उसको, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहता कि वो इरोजन कर पाए, ठीक है। फोर्थ है सेटल बेल्ट। ये एक ऐसा मेथड है सेटल बेल्ट, इसमें ट्रीज़ को हम लोग प्लांट करते हैं एकदम रॉ में, और उसमें थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, मतलब थोड़ा एक रॉ में रखा, फिर दूसरे रॉ में थोड़ा सा जगह छोड़ा, फिर रखा, ऐसा, ताकि वो बिल्कुल शिफ्टिंग ही ना कर पाए डेजर्ट में, ताकि वो इरोजन क्रिएट ना करे। तो ये है डिफरेंट वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इसके लिए। तो इसमें डिफरेंट वेज में बताया गया है सॉइल कंजर्वेशन का। तो पहला वे यही है कि कंट्रोल प्लगिंग इज़ वेयर कंट्रोल्स आर क्रिएटेड टू स्टॉप डायरेक्ट वाटर फ्लोइंग डाउन ऑन अ स्लोप में हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो स्टॉप करे, बिल्कुल भी जो डायरेक्ट वाटर जो भी आ रहा है वो फ्लो मत हो स्लोप्स में, ठीक है। सेकेंड जो है वो है टेरेस फार्मिंग मेथड, क्योंकि ये सॉइल इरोजन को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है और हेल्प करता है विथ सॉइल कंजर्वेशन। देखिए अब टेरेस फार्मिंग का मैंने फ़ोटो लगाया है, एंड कंट्रोल प्लगिंग का भी मैंने फ़ोटो लगाया। अब देखते हैं स्ट्रीप फार्मिंग मेथड में ना स्ट्रीप ऑफ ग्रासेस को हम लोग ग्रो करेंगे बिटवीन क्रॉप टू मिनिमाइज इरोजन। मतलब ये भी स्ट्रीप फार्मिंग मेथड भी जो रहता है वो भी ग्रासेस जो हैं उसको ग्रो करने नहीं देते, जो ग्रास है उसको, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहता कि वो इरोजन कर पाए, ठीक है। फोर्थ है सेटल बेल्ट। ये एक ऐसा मेथड है सेटल बेल्ट, इसमें ट्रीज़ को हम लोग प्लांट करते हैं एकदम रॉ में, और उसमें थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, मतलब थोड़ा एक रॉ में रखा, फिर दूसरे रॉ में थोड़ा सा जगह छोड़ा, फिर रखा, ऐसा, ताकि वो बिल्कुल शिफ्टिंग ही ना कर पाए डेजर्ट में, ताकि वो इरोजन क्रिएट ना करे। तो ये है डिफरेंट वे ऑफ सॉइल